Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoli's YouTube channel. In today's video we are going to discuss about the second approach, that is anatomical approaches to developmental biology, or second part of the first chapter of developmental biology. तो कहते हैं जो फील्ड है साइंस की, ये क्वेश्चंस जो ना उसके जो आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी हैव बीन bequeathed टू इट्स थ्रू इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल हेरिटेज, कि एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल में स्टडी करना. देयर आर न्यूमरस स्ट्रैंड्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और जो हर एक जो स्ट्रैंड है, हर एक जो लड़ी है, वो बताती है कि डिफरेंट एरा के अंदर क्या हुआ. समटाइम्स दे आर वेरी डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, बाज़ बात काफ़ी ही ज़्यादा जो है ना पुरानी रिवायात होती हैं, और समटाइम्स दे ब्लेंड, और बाज़ बात ये मिक्स भी हो जाती हैं. तो कहते हैं कि हम तीन तरह से जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, उसकी अप्रोचेज़ को. पहली एनाटॉमिकल अप्रोच है, दूसरी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, तीसरी जेनेटिक अप्रोच है. कहते हैं ये बिल्कुल सही है कि जो एनाटॉमिकल अप्रोच है वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को जो है ना जन्म देती है, एंड दैट जेनेटिक अप्रोचेज बिल्ड ऑन द फाउंडेशंस ऑफ द अर्लियर टू अप्रोचेज. और जो जेनेटिक अप्रोचेज हैं वो बनती हैं एनाटॉमिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज के कम्बिनेशन से. अब ये जो तीनों ट्रेडिशंस हैं ये जो है ना आज तक चलते आ रहे हैं, और इनका मेजर रोल है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर. इसी बुक के चैप्टर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस को, चैप्टर 4 और 5 के अंदर देखेंगे जेनेटिक अप्रोचेस को डिटेल के अंदर. तो कहते हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर जो ट्रेडिशन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा इनके अंदर मल्टी फंक्शनिंग आ गई है, मल्टी फेसेटेड हो गए हैं. बट द बेसिस ऑफ ऑल रिसर्च इन डेवलपमेंट बायोलॉजी इज़ द चेंजिंग एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कहता है कि बहुत सारे जो एम्ब्रियोज हैं, वर्ट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म द हार्ट, कि किस पार्ट से जो है ना वो हार्ट बनता है, और किस पार्ट से जो है रेटिना की पोजीशन सेट होती है कि ताकि वो लाइट को फोकस कर सके, और किस तरह टिश्यूज़ जो है ना बर्ड्स के वो विंग्स बनाते हैं, और किस तरह जो है ना वो फिश के फिन बनते हैं, और ह्यूमन हैंड किस तरह बनता है, इन सब को डिटेल में स्टडी किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास. कहते हैं कि जो सेवरल स्ट्रैंड्स हैं, ये जो तीनों अप्रोचेज हैं ये बनाती हैं एनाटॉमिकल अप्रोच, जैसे कि डेवलपमेंट. जो पहला स्ट्रैंड है दैट इज़ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी. अब जो स्टडी है कि किस तरह एनाटॉमी की चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मिसाल के तौर पे एक कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है ना वो स्टडी करता है कि टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ जो है ना वो फ्लाई के फ्रॉग के अंदर किस तरह बनते हैं. सेकंड स्ट्रैंड बेस होता है द फर्स्ट इज़ एवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी. कहता है ये जो स्टडी है कि किस तरह चेंजेस डेवलपमेंट के अंदर होती हैं, और इसकी वजह से एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं किसी भी जानदार की एंसेस्ट्री के अंदर, और उसके साथ साथ जो टाइप्स हैं चेंजेस की कौन कौन सी पॉसिबल हैं. और तीसरी जो अप्रोच है एनाटॉमिकल अप्रोच है दैट इज़ टेराटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स की स्टडी ने एक्चुअल करना क्या कहलाता है टेराटोलॉजी. तो ये जो एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज़ हैं may be caused by mutant genes or by substances in the environment that interfere with the development. कि जो इन्वायरमेंट का रिलेशन है उसकी वजह से भी जो ना चेंजेस आ सकती हैं, ये एबनॉर्मलिटीज़, और जीन्स के अंदर चेंजेस आने की वजह से भी जो ये डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं. अब जो एबनॉर्मलिटीज़ की स्टडी करना, ये इनको डिस्कवर करना जो है ना डेवलपमेंट के ज़रिए हुआ. चौथी जो अप्रोच है एनाटॉमिकल अप्रोच है दैट इज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो कि डिस्क्राइब करती है डेवलपमेंट फिनोमेना को इक्वेशंस की फॉर्म में. अब चंद एक पैटर्न्स होते हैं ग्रोथ के, डिफरेंशिएशन के, जो कि जिनके रिजल्ट्स मैथमेटिकली ही प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं. जैसे कि आपने उसकी मेंडल्स की लॉज पढ़े हैं, तो उनके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं. तो रेवोल्यूशन जो है जो ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर, उसने भी साइंटिस्ट को हेल्प आउट किया कि वो डेवलपमेंट को जो है ना कंप्यूटर के ज़रिए और मैथमेटिकल प्रिंसिपल के ज़रिए जो है ना वो ज़्यादा बेहतर प्रिडिक्ट कर सकें या प्रेजेंट कर सकें. तो एवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी जो है ना चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो है ना रिकन्स्ट्रक्ट होती है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की, और एक न्यू फोकस बनता है जॉन्स मुलर समरी, उसकी समरी को स्टडी किया जाए वॉन बर्ड्स लॉ इन 1842. डार्विन ने देखा कि जो एम्ब्रियोनिक रिजेंबलेंसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द फेवर ऑफ जेनेटिक कनेक्टेडनेस, कि किस तरह डिफरेंट एनिमल के ग्रुप्स जेनेटिकली जुड़े हुए हैं. तो कम्युनिटी जो है एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स की वो ये बताती है कि डिसेंट है कम्युनिटी, मतलब वो एक से दूसरे बनते गए हैं. ही वुड कंक्लूड इन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इन 1859, जिसको उसने अपनी किताब के अंदर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उसने पब्लिश की 1859 के अंदर, उसके ऊपर उसके अंदर डिस्कस किया. तो जो लार्वल फॉर्म्स हैं ये यूज़ की जाती हैं टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के लिए. डार्विन से भी पहले थॉमसन फॉर इंस्टेंस हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लार्वल बार्निकल्स वर आलमोस्ट आइडेंटिकल टू लार्वल क्रैब्स, के बार्निकल्स और क्रैब्स जो है आलमोस्ट सिमिलर होते हैं. एंड देयर फॉर काउंटेड बार्निकल्स एज आर्थ्रोपोड्स, तो उसने बार्निकल्स को आर्थ्रोपोड्स ही कंसिडर किया, नॉट मोलस्क कंसिडर नहीं किया. डार्विन एक एक्सपर्ट था ऑन बार्निकली टेक्सोनॉमी, सेलिब्रेटेड दिस फाइंडिंग इवन द इलस्ट्रेटर कवियर डिड नॉट परसीव दैट अ बार्निकल इज अ क्रस्टेशियन. के बाद जो डार्विन के बाद जो काम कवियर ने किया था वो भी डिस्कस नहीं कर सका बार्निकल को क्रस्टेशियन के तौर पे. बट अ ग्लांस एट द लार्वा शोज दिस इन एन अनमिस्टेकेबल मैनर, लेकिन उसको जो है ना एक मिसकंसेप्शन दिया.
डार्विन्स एवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन जो थी वॉन बर्ड्स लॉ की, वो ये बताती है कि बहुत सारी सदियाँ लगी, नेमली दैट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स कैन बी डिस्कवर्ड बाय फाइंडिंग कॉमन एम्ब्रियोलॉजी और लार्वल फॉर्म्स, कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स थी लार्वा की, इनको स्टडी करने में काफ़ी टाइम लगा। कॉल्स्की ने 1871 के अंदर ये कहा कि सिमिलर टाइप ऑफ डिस्कवरी इसकी पब्लिसाइज इन डार्विन्स डिसेंट ऑफ मैन, के जो ट्यूनिकेट लार्वा है वो नोटोकोड्स उनके अंदर होते हैं, और वो जो न्यूरल ट्यूब्स हैं और दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स की तरह ही बनते हैं, जैसे एम्फीक्सिस है। तो ट्यूनिकेट्स जो है एक और एनेग्मा था क्लासिफिकेशन स्कीम्स के अंदर, तो इस वजह से जो है ना वो इनको कोऑर्डिनेट्स का होम कहा जाता है, मीन्स उसे होम टू द स्टडी। डार्विन आल्सो नोटिस दैट एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनिज्म्स जो है ना बाज़ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट होते हैं एडल्ट के अंदर, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है एनिमल्स के रिलेट होना शुरू हो जाते हैं टाइम गुजरते गुजरते। ही पॉइंटेड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइज इन एम्ब्रियोनिक मोल्स, उसने मोल्स के अंदर देखा कि एम्ब्रियोनिक आइज होती हैं, पेल्विक रूडिमेंट्स होती हैं एम्ब्रियोनिक स्नेक्स के अंदर, और टीथ होते हैं एम्ब्रियोनिक बेलिन वेल्स के अंदर। डार्विन ने अरेंज किया कि आर्ग्यू किया कि जो अडेप्टेशंस हैं दैट डिपार्ट फ्रॉम द टाइप एंड अलाउ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स पार्टिकुलर एनवायरनमेंट डेवलप लेट इन द एम्ब्रियो, कि वो बाद में एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होते हैं। ही नोटेड दैट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीशीज विद इन जनरल बिकम ग्रेटर एज डेवलपमेंट परसिस्ट, कहता है कि डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं जब जो है ना डेवलपमेंट आगे चलती चली जाती है, जैसे कि इसको एक्सप्लेन किया था वॉन बर्ड्स लॉज ने। कहते हैं जो डार्विन ने रिकॉग्नाइज किया कि दो तरह से हम देख सकते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, वन मोर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और वन कुड एम्फसाइज द मॉडिफिकेशन by showing how development was altered to produce structures that enable animals to adapt to particular conditions, कि किस तरह जानदार के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं जो कि उसको अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है उसको सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, उसके बाद एम्ब्रियोनिक होमोलॉजीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस मेड बाय द एवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉजी एंड होमोलॉजी, के खास फ़र्क जो किया वो एनालॉगी और होमोलॉजी में किया। दोनों टर्म्स जो है स्ट्रक्चर्स के लिए रिलेटेड हैं, और होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं whose underlying similarities arise from their being derived from a common ancestral structure। इसका मतलब है कि वो उनका जो फॉर्मेशन है वो सिमिलर पैटर्न से होती है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन सिमिलर पैटर्न से होती है लेकिन फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल द विंग ऑफ अ बर्ड एंड द फोर लिम्ब ऑफ अ ह्यूमन आर होमोलॉगस, के जो विंग्स और लिम्स हैं और फोर लिम्स के जो हैं ह्यूमंस के, इनकी फॉर्मेशन सिमिलर है लेकिन फंक्शन दोनों का डिफरेंट है। मोर ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्ट्स आर होमोलॉगस। एनालॉगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि काम तो एक जैसा करते हैं लेकिन उनकी राइजिंग या उनका जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होती है। देयरफॉर फॉर द विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ बर्ड आर एनालॉगस, कि दोनों का फंक्शनिंग तो सिमिलर है लेकिन दोनों की फॉर्मेशन डिफरेंट है। बटरफ्लाई का विंग कुछ और तरह से होते हैं और बर्ड्स के विंग थोड़े और तरह से होते हैं। कहते हैं बर्ड विंग एंड इंसेक्ट विंग डिड नॉट अराइज फ्रॉम एन ओरिजिनल एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर दैट बिकेम मॉडिफाइड थ्रू एवोल्यूशन इनटू बर्ड विंग्स एंड बटरफ्लाई विंग। तो होमोलॉजीज जो होती हैं ये केयरफुली बनाई जाती हैं और ऑलवेज जो है ना रेफर करती हैं टू द लेवल ऑर्गेनाइजेशन बीइंग कंपेयर्ड, कि किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस द बर्ड विंग एंड द बैड विंग आर होमोलॉगस एज फोर लिम्स बट नॉट एज विंग्स, के दो जारी बात है बैड का विंग आपको पता है कंबाइंड होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो दूसरे अल्फाज अगर हम कहें कि कॉमन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो फोर लिम्ब बोन्स का होता है बर्ड्स का और मैमल्स का, वो कॉमन से अप्रिशिएट करता है। द बर्ड विंग डिवेल्प इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द बैड विंग, तो बैट्स डिसेंड करते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ नॉन विंग मैमल्स, और जो स्ट्रक्चर है बैड विंग का ये डिफरेंट को मार्क करता है फ्रॉम द बर्ड विंग। तो एक मोस्ट सेलिब्रेटेड केसेस जो एम्ब्रियोनिक होमोलॉजी के हैं वो ये हैं कि पहला जो गिल कार्टिलेज था रेप्टिलियन जॉ और मेमेलियन मिडल ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिल आर्चीज जॉलेस फिशेज बिकेम मॉडिफाइड टू फॉर्म द जॉ ऑफ द जॉर्ड फिशेज, के बाद में जो नॉन जॉर्ड थी वो जॉर्ड में चेंज हो गई। तो ये जॉलेस जो फिशेज थी इनके अंदर सीरीज ऑफ गिल्स जो ना बनते चले गए बिहाइंड द जॉलेस माउथ, और ये जो गिल स्लिट्स थे फिर ये सपोर्ट हो गया कार्टिलेजिनस एलिमेंट से, जो पहला सेट गिल का जो सपोर्ट किया माउथ को अराउंड द जा। तो कहते हैं एक एम्पल एविडेंस बताता है कि जो जहाज हैं ये मॉडिफाइड गिल सपोर्ट्स हैं। तो पहला जो फर्स्ट बोथ सेट्स ऑफ दी सेट्स ऑफ बोन्स आर मेड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्टल्स, ये बने थे न्यूरल क्रेस्टल से। तो जो सेकंड जो बोथ स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम अपर एंड लोअर बार्स, के ऊपर और नीचे वाले हिस्से से बने दैट बैंड फॉरवर्ड एंड आर हिंज्ड इन द मिडल, और सेंटर में आके जो बन चुके। थर्ड द जॉ मस्कल्चर सीम्स टू बी होमोलॉगस टू द ओरिजिनल गिल सपोर्ट मस्कल्चर, कहते हैं ये जो वर्टिब्रेट्स के जाज होते हैं ये अपीयर होते हैं टू बी होमोलॉगस टू द गिल आर्चेस, के बिल्कुल गिल आर्चेस और वर्टिब्रेट्स के जो मैमल्स के जो माउथ है उसके अंदर जो टीथ वगैरह हैं वो सिमिलर है इनके लॉन्ग। तो कहते हैं बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर, कि यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। द अपर पोर्शन ऑफ द सेकंड एम्ब्रियोनिक आर्क सपोर्टिंग द गिल आर्क बिकेम द हायर मैंडिबुलर बोन ऑफ जॉर्ड फिशेज, ये जो एलिमेंट है ये सपोर्ट करता है स्कल को और लिंक करता है जा को क्रेनियम के साथ। वर्टिब्रेट्स जैसे ज़मीन के ऊपर आए
तो उनको एक नई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी किस तरह जो है ना हवा के अंदर ब्रीथ करें। तो हायर मैंडिबुलर बोन जो है ना वो ऑटिक एयर कैप्सूल के ज़रिए चेंज हो गई और बोनी मटेरियल जो है ना एक्सीलेंट हुआ फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड, ताकि वो सुन सकें उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि ड्राई लैंड के अंदर जो है ना वो साउंड डिफरेंट तरह से आता है। दस बाय स्टिल फंक्शनिंग एज अ क्रेनियल बोन ब्रेस। तो जो हायर मैंडिबुलर बोन थी फर्स्ट एम्फीबियंस की, वो जो है ना फंक्शन करना शुरू हुई एज अ साउंड ट्रांसड्यूसर। तो ट्रस्टियल वर्टिब्रेट्स ने चेंज की अपनी लोकोमोशन को, जा स्ट्रक्चर को, पोस्चर को। क्रेनियम जो है ना वो फर्मली अटैच हो गई बाकी खोपड़ी के साथ, और हाई मैंडिबुलर ब्रेस जो है ना वो उसकी ज़रूरत नहीं रही फिर। तो हाई मैंडिबुलर बोन जो है ना उस बाद में स्पेशलाइज हो गई स्टेपिस बोन्स के अंदर मिडल ईयर की। तो ये सारी जो बोन्स है ये सेकेंडरी फंक्शन करती हैं अपनी प्राइमरी फंक्शन की बजाय। तो ओरिजिनल जा जो बोन है वो चेंज हो गई, फर्स्ट एम्ब्रियोनिक आर्क जनरेट किया जा ऑपरेटर्स उसको, और एम्फीबियंस के रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर जो पोस्टीरियर पोर्शन था, पिछला हिस्सा था जो कार्टिलेज का, उससे क्वाड्रेट बोन बन गई अपर जा की, और आर्टिकुलेट बन गई लोअर जा की। ये जो बोन्स हैं फिर ये कनेक्ट करती हैं दूसरे रीजन्स के अंदर। तो ये जो फ्रीइंग दीज बोन्स एलिमेंट्स टू एक्वायर न्यू फंक्शंस। तो जो क्वाड्रेटिक बोन है रेप्टिलियन अपर जा की, वो इवोल्व हो गई टू द मेमेलियन इनकस बोन ऑफ द मिडल एयर, और जो आर्टिकुलर बोन है रेप्टाइल्स की लोअर जा के अंदर वो मेलियस बन गई। तो ये जो बाद में ये प्रोसेस फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रिचर्ड ने 1837 के अंदर, जब इसने ऑब्जर्व किया पिग एम्ब्रियो के अंदर कि जो मैंडिबल है ओसिफाई होती है इन द साइड्स ऑफ मैकल्स कार्टिलेज, जबकि जो पोस्टीरियर रीजन होता है मैकल्स कार्टिलेज का वो ओसिफाई हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है और डिटैच हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कार्टिलेज। और ये जो उसके बाद एंटर हो जाता है इनटू द रीजन ऑफ द मिडल एयर टू बिकम द मेलियस। तो ये जो मिडल एयर बोन्स है मैमल्स की, ये होमोलोगस होती हैं पोस्टीरियर लोअर जा की रेप्टाइल्स के, और जो द गिल आर्चेज ऑफ एग्नेथन फिशेस के साथ भी। तो इस लेक्चर का जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड टेराटोलॉजी। कहते हैं जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जब देखते हैं एम्ब्रियोज के ऊपर तो डिस्क्राइब करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड हाउ डिफरेंट एनिमल्स फॉर्म देयर ऑर्गन्स। तो फिजिशियंस ने जब इंटरेस्टेड हो गए एम्ब्रियोज की स्टडी के अंदर फॉर द प्रैक्टिकल रीजन, कहते हैं तकरीबन 2% जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबीज़ बोर्न होते हैं, उनके अंदर एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये डिस्कस किया था थोरोगोड ने 1997 के अंदर। तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर जो है ना मिसिंग लिम्स आ जाते हैं, मिसिंग और एक्स्ट्रा डिजिट्स आ सकते हैं, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, आइज़ जो है ना ऐसी हो सकती हैं जिनके कुछ पार्ट्स नहीं होते, हार्ट्स जो है ना उसके अंदर वाल्स नहीं होते। सो फोर्थ फिजिशियंस नीड टू नो द causes of these birth defects in order to counsel parents as to risk of having another malformed infant, कि एक दूसरा इन जो है ना वो मालफॉर्म बेबी होने से पहले उनको जो है ना आगाह करना चाहिए कि ये एबनॉर्मलिटीज़ आपके अंदर आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, डिफरेंट बर्थ डिफेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आ रहे होते हैं। और उसके साथ नॉर्मली जो है ना एब्सेंस जो एक्सपेरिमेंटल डेटा की ह्यूमन एम्ब्रियोज के अंदर उसके ऊपर भी रिलाई करना होता है कि किस तरह जो नेचर एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बॉडी किस तरह ऑर्गेनाइज हो जाती है, ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, जीन्स क्रोमोसोम्स के बारे में, म्यूटेंट जीन्स के बारे में, और किस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है ना डेवलपमेंट के अंदर नॉर्मल रोल प्ले कर सकते हैं। एबनॉर्मेलिटीज जो जेनेटिक जीन्स के ज़रिए होती हैं, इनको जो है मालफॉर्मेशंस कहते हैं, ये ट्रांसलोकेशंस, ये एनोपोलिटीज़ होती हैं, जीन म्यूटेशंस होती हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं। तो मालफॉर्मेशंस जो है ना बाज़ का सिंड्रोम्स की फॉर्म में आती हैं, ग्रीक वर्ड से निकला जिसका मतलब है रनिंग टुगेदर। और बाज़ बात बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो कॉन्करेंटली देखी गई हैं। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन मालफॉर्मेशन कॉल्ड पायाबाल्डिज्म, इसके बारे में कहते हैं ये ड्यू टू डोमिनेंट म्यूटेशन होती है जीन KIT के अंदर ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4। तो ये सिंड्रोम है, इसके अंदर एनीमिया भी आ जाते हैं, स्टेरिलिटीज, अनपिगमेंटेड रीजन्स आ जाते हैं स्किन के, हेयर के, डेफनेस की, और एब्सेंस ऑफ द नर्व्स दैट काज पैरालिसिस इन द गट, पेरिस्टासिस इन द गट, इसके अंदर आ जाती हैं एबनॉर्मलिटीज़। तो कॉमन फीचर जो अंडरलाइन कंडीशंस का है वो ये है कि किडनी जो है ना वो एक प्रोटीन को इनकोड करता बनाता है जो कि न्यूरोप्लास्टिक बनाती है, जो कि प्रिकर्सर्स होते हैं ब्लड सेल्स का और जर्म सेल्स का। जो KIT प्रोटीन है ये इनेबल करती है सेल्स को कि वो प्रोलिफरेट करें, और इसके अलावा जो ये प्रोटीन है डू नॉट मल्टीप्लाई एज मच एज दे शुड, इतना मल्टीप्लाई नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो अंडर पिगमेंटेशन आ जाती है, डेफनेस आ जाती है, गट मालफॉर्मेशन आ जाती हैं, और ब्लड सेल्स भी नहीं बनते और जर्म सेल्स भी नहीं बनते, रिजल्टिंग इन स्टेरिलिटी, जिसकी वजह से बांझपन आ जाता है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट जो है ना वो क्लिनिकल जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं ह्यूमन सिंड्रोम्स के अंदर, बाय स्टडिंग एनिमल्स दैट डिस्प्ले द सेम सिंड्रोम। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एनिमल मॉडल्स ऑफ द डिजीज़। तो जो माउस मॉडल है पायाबाल्डिज्म वो जो है ना वो फेनोटाइप्स की सिमिलर होती है टू दैट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, इस वजह से उसको स्टडी किया जाता है KIT जीन म्यूटेशन की वजह से। अब जो एबनॉर्मेलिटीज़ जो एक्सोजीनस एजेंट्स की वजह से होती हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से जैसे कि वायरस है, रेडिएशन है, या हाइपरथर्मिया है, इसको डिस्ट्रप्शंस कहते हैं। ये जो एजेंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस डिस्ट्रप्शंस, उनको कहते हैं टेराटोजेंस, चेंज काजिंग एजेंट्स। तो जो स्टडी है कि किस तरह एनवायरमेंटल एजेंट डिस्टर्ब करते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट को, इसको कहते हैं टेराटोलॉजी। तो 1961 के अंदर लैम्स और मैकब्राइड ने इंडिपेंडेंटली एक्यूमुलेट की एविडेंस जमा किए दैट थैलेमाइड
थैलिडोमाइड जो प्रिस्क्राइब की गई माइल्ड सेडेटिव टू मैनी प्रेग्नेंट वुमेन्स काज एंड इनॉर्मस इंक्रीज इन अ प्रीवियसली रेयर सिंड्रोम ऑफ कंजेनिटल एनोमैलीज। मीन्स उससे कि जो थैलिडोमाइड जो प्रिस्क्राइब की गई प्रेग्नेंट वुमेन्स को डिलीवरी के ऊपर, तो उसकी वजह से जो ना काफ़ी ज़्यादा जो ना अबनॉर्मलिटीज़ देखी गई। तो वो मोस्ट नोटिसेबल इन एनोमैलीज में से बीमारी में से कौन सी थी? फोकोमेलिया। तो कंडीशन थी जिसके अंदर जो ना लॉन्ग बोन्स लिम्स की हो जाती हैं, डेफिशिएंट ऑफ कि उनके अंदर कमी हो जाती है या फिर एब्सेंट हो जाते हैं। तो तकरीबन 7,000 अफेक्टेड इन्फेंट्स जो ना बोर्न हुए ऐसी खवातीन के अंदर जिन्होंने थैलिडोमाइड लिया। तो अदर एबनॉर्मलिटीज इंड्यूस द इंजेक्शन ऑफ थैलिडोमाइड इंक्लूडेड हार्ट डिफेक्ट्स, कि उसकी जैसे हार्ट की बीमारियाँ हो गई, एब्सेंस एक्सटर्नल ईयर्स, बाहर वाले कान गायब हो गए, और मालफॉर्म्ड इंटेस्टाइन्स और इंटेस्टाइन्स के अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो नोवैक ने डॉक्यूमेंट किया कि जो पीरियड ससेप्टेबिलिटी का जिसके अंदर थैलिडोमाइड जो है ये एबनॉर्मलिटीज़ काज करता है, तो जो ड्रग है इसके अंदर देखा गया कि इसके अंदर ये टेराटोजेनिक तौर पे काम कर रही है 34 to 50 डेज आफ्टर द लास्ट मेंस्ट्रुएशन के 26 से 20 से 36 दिन की पोस्ट कंसेप्शन के बाद ये डिजीज़ होती है इस मेडिसिन की वजह से। तो स्पेसिफिक ये थैलिडोमाइड एक्शन की उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो कहता है डे 34 टू डे 38 नो लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज आर सीन, उसके अंदर कोई लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज देखी नहीं। कहता है ये जो पीरियड है जिसका थैलिडोमाइड जो है ना एब्सेंस या डेफिशिएंसी काज कर सकता है एयर की। मालफॉर्मेशन ऑफ अपर लिम्स आर सीन बिफोर दोज ऑफ द लोअर लिम्स, के पहले ऊपर वाले गायब होते हैं फिर नीचे वाले होते हैं। सिंस द आर्म्स फॉर्म स्लाइटली बिफोर द लेग्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो कहते हैं जो सिर्फ एनिमल्स मॉडल्स एंड थैलिडोमाइड के आर प्राइमेट्स भी हो सकते हैं। वी स्टिल डू नॉट नो द मैकेनिज्म बाय विच थैलिडोमाइड काजेज ह्यूमन डेवलपमेंट डिसरप्शन, कि ह्यूमंस के अंदर ये किस तरह डिजीज़ ये काज करता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। थैलिडोमाइड वाज विड्रॉन फ्रॉम मार्केट इन नवंबर 1961 के 1961 के अंदर इसको जो है विड्रॉ कर लिया गया, मार्केट से खींच लिया गया कि ये मजीद बीमारियों का ना करे। बट इज बिगिनिंग टू बी प्रिस्क्राइब अगेन, इसको दोबारा दिया गया एज अ पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एंड एंटी ऑटो इम्यूनिटी ड्रग। तो जो इंटीग्रेशन है एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन की अबाउट कंजेनिटल मालफॉर्मेशन विद आवर न्यू नॉलेज कंसर्निंग द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड हैड अ रेवोल्यूशनरी इफेक्ट, कि उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो नस्ल दर नस्ल इफेक्ट आता चला आ रहा है एंड इज करंटली रिस्ट्रक्टिंग मेडिसिन। तो ये इंटीग्रेशन ये बताती है कि ये जो मिलाप है ये बताता है कि जो जीन्स है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेड मालफॉर्मेशंस के लिए, एंड इट परमिट्स अस टू आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन डेवलपमेंट बीइंग डिसरप्टेड बाय टेराटोजेंस। तो कहता है कि हम एग्जांपल्स भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन की थ्रू आउट दिस टेक्स्ट, और बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो कहता है वर्ड जो मोस्ट यूज फ्रिक्वेंटली इन टेक्स्ट बुक्स प्रायर टू द मिड 20th सेंचुरी टू डिस्क्राइब मालफॉर्म्ड इन्फेंट्स। कहता है कि जो ये लैटिन वर्ड मोस्ट्रेट से निकला है, सो इट्स मोस्ट्रेट से निकला है टू शो और पॉइंट आउट। दिस इज आल्सो द रूट ऑफ आवर वर्ड डेमोस्ट्रेट, इसी से जो है वर्ड डेमोस्ट्रेट भी निकला है कि इसको जो है पॉइंट आउट करना। इट वॉज रियलाइज बाई मैकल ऑफ जा कार्टिलेज फेम दैट सिंड्रोम्स ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज की जो जीन्स की वजह से हो रहे हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट किए जाते हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स अबाउट नॉर्मल डेवलपमेंट। तो जो पार्ट्स हैं बॉडी के ये इफेक्ट होते हैं टुगेदर मस्ट हैव सम कॉमन डेवलपमेंटल ओरिजिन, जो एक ही डिजीज की जैसे डिफरेंट पार्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो पार्ट्स का भी ओरिजिन जो है ना कॉमन ही है।